Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, 22 मार्च 2020 यह तारीख हम सभी को याद होगी। अगर हम सोशल नेटवर्किंग पे न्यूज़ को फॉलो करते हैं या यूट्यूब देखते हैं या टीवी देखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें आज की तारीख याद ना हो। आज ही के दिन इंडिया में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की थी कि वो एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाए ताकि कोरोना वायरस की बढ़ती हुई संक्रमण को रोक सकें और जो चेन थी एक उसको तोड़ सकें। हालांकि दोस्तों, इसको कहा गया जनता कर्फ्यू, और अगर आप उस दिन को याद कर पाएं तो आपको पता भी चलेगा कि था भी एक्चुअली में कर्फ्यू ही। ना ही कोई गाड़ी थी सड़कों पर, ना ही कोई लोग थे सड़कों पर, और बिल्कुल सन्नाटा था। आप चिड़ियों को सुन सकते थे और कहीं कोई छोटी सी भी हलचल आपको सुनाई दे सकती थी। ना शोर शराबा था और किसी भी तरीके का मूवमेंट सड़कों पर था ही नहीं। लेकिन यह कर्फ्यू कैसे अपने आप को दूसरे कर्फ्यू से अलग बनाता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कर्फ्यू में क्या होता है, जो स्टेट मशीनरी होती है, पुलिस होती है, जो भी प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो क्या करता है, अनफोर्स करता है कर्फ्यू को। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको बुक किया जा सकता है, ठीक है, डंडे भी पड़ सकते हैं। लेकिन यह कर्फ्यू ऐसा नहीं था। यह कर्फ्यू पब्लिक ने खुद ही अपने ऊपर इन्फोर्स किया था ताकि अपने भले के लिए वो उस बढ़ते हुए कोविड वायरस की चेन को तोड़ सकें। और इसमें इतना ही नहीं था, इसका एक और उद्देश्य भी था कि हमें याद होगा 2 या 3 दिन बाद पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था, जो मेरे ख्याल से 3 महीने तक शायद चला था। और उस दौरान तो आप बाहर जा ही नहीं सकते थे। उस दौरान ऐसा भी होता था, पुलिस आपको पकड़ ले, डंडे भी पड़ते थे अगर कोई लॉकडाउन को तोड़ रहा था जानबूझकर। और सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज का जो सामान होता था, जैसे कि किराने का सामान है या कुछ सब्जियां थी या फ्रूट्स थे, जो लोगों को चाहिए ही चाहिए, सिर्फ वो ही मिलते थे। बाकी जो लग्जूरियस आइटम थी वो नहीं मिलती थी। तो उस लॉकडाउन के लिए यह बेसिकली एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह काम किया था, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखना चाहती थी इतना बड़ा देश जिसकी आबादी ही 100 करोड़ से ऊपर हो, जहां लोगों को रोज ही अपने काम के लिए, अपनी भोजन के जुगाड़ के लिए और भी चीजों के लिए बाहर निकलना ही पड़ता था। ऐसे में क्या उस देश को एक लंबे लॉकडाउन की तरफ पुश किया जा सकता है, धकेला जा सकता है? क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हैं देश के अंदर कि एकदम से लॉकडाउन लगा देने से बहुत सी दिक्कतें आ सकती थी, और वो आई भी थी। लेकिन फिर भी इस दिन को इसलिए माना जाएगा क्योंकि जनता से ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस टाइम पे अपील की थी कि आप लोग घर में रहें और इसको फॉलो करें। और मुझे याद है कि हम सभी ने इसको फॉलो भी किया था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के समर्थक जो थे या बीजेपी के जो समर्थक थे उन्होंने इसे फॉलो किया था। जी नहीं, मेरे ख्याल से अगर देश की अगर पूरी आबादी को लें तो उसमें से आधे लोग भी शायद बीजेपी के सपोर्टर्स ना हो, और बाकी के मोर देन 50% आई एम श्योर वो लोग शायद बीजेपी को सपोर्ट करते भी नहीं है। लेकिन उन लोगों ने भी बहुत ही रेस्ट्रेंट शो किया। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ, जैसा कि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी चीज़ की अपील करते हैं तो जो उनके अपोनेंट्स होते हैं वो लोग बड़ा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि ये बोल रहे हैं, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था उस कर्फ्यू में। और मुझे पूरे तरीके से याद है कि ना ही सिर्फ जो लोग सपोर्ट करते थे बल्कि जो लोग सपोर्ट नहीं भी करते थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उन्होंने भी बहुत ही रेस्ट्रेंट शो किया और बहुत ही डिसिप्लिन रह के इस जनता कर्फ्यू को फॉलो किया, ऑब्जर्व किया। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि हर भारतीय ने इसका पालन किया तो यह कहना गलत नहीं होगा। आमतौर पर हम अपने देश को राजनीतिक दलों या क्षेत्र के ऊपर, जैसे कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया के ऊपर बांट देते हैं, कलर के ऊपर बांट देते हैं, लैंग्वेज के ऊपर बांट देते हैं, कल्चर के ऊपर बांट देते हैं। तो ऐसा करना तो गलत ही होता है, क्योंकि यह एक देश बहुत ही डाइवर्स देश है। इसमें बहुत तरीके के लोग रहते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि हर 20 किलोमीटर पर भाषा और पानी बदल जाता है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई देश इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जहां इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी हो, जहां इतने तरीके के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रह सकते हो। तो मैंने भी अभी वीडियो में वही गलती करी, लेकिन क्योंकि चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए मैंने आपको वो चीज़ बताई। खैर, आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पर मुझे याद था कि लगभग कुछ 350 या 400 कोविड के केसेस पूरे देश में थे। इतने ज़्यादा तो नहीं थे। अगर आज हम उसके बारे में सोच रहे हैं 2 साल बाद तो लगता है कि 350 केसेस तो कुछ थे ही नहीं।
और मेरे ख्याल से 6 या 7 या शायद 10 होंगी, अगर मेरे को ठीक से याद है, इतनी ही मौतें उससे हुई थी। लेकिन लोगों के अंदर एक डर का माहौल था। उस टाइम पे ऐसा लगता था अगर कोई बाहर जाएगा तो उसको कोरोना हो जाएगा। हमें भी याद है कि अगर कभी किसी दिन काम से बाहर जाना पड़ता था तो वापस आते ही हम अपने कपड़े उतार कर रख देते थे, हाथ धोते थे, सैनिटाइज करते थे और बहुत डर लगता था। अब अगर 2 साल बाद पूछें तो हमें इस कोरोना के साथ रहना आ गया है और इतना नहीं डरते। आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं। तो यह जो कोरोना कर्फ्यू था या जनता कर्फ्यू था, इससे हमें एक बात पता चल गई कि अगर हम सभी देशवासी, भारत के लोग चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हमारी मर्जी है किसी चीज़ को करने में, अगर हम चाहते हैं कुछ करना, तो वो करना हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को बहुत सी परेशानियां आई और मैंने देखा था कि उस वक्त लोग लॉकडाउन तोड़ भी देते थे और उनके ऊपर पुलिस या प्रशासन एक्शन भी लेता था। लेकिन इस जनता कर्फ्यू के अंदर लोगों ने अपने आप ही बड़े डिसिप्लिन तरीके से इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में सरकार की मदद की थी। और मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी ऐसे वॉलंटरली लोगों ने अपने आप को घरों में बंद किया हो अपने ही भले के लिए, और उस कर्फ्यू को जिसमें कि प्रशासन ने कोई धारा ना लगाई हो या प्रशासन ने ऐसा ना कहा हो कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको बुक कर देंगे, ऐसे जनता कर्फ्यू को पूरे तरीके से सक्सेसफुल बनाने में सरकार की और अपनी मदद की हो। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई उदाहरण है हमारे पास हिस्ट्री में जहां शायद कोई लड़ाई ना चल रही हो, जंग ना चल रही हो, कोई दंगे ना मचे हो या इवन महामारी का भी केस हो इस तरीके का, तो क्या लोगों ने अपने आप रेस्ट्रेंट शो करते हुए, डिसिप्लिन शो करते हुए ऐसा कोई काम किया था? क्योंकि देखिए, सरकार का तो काम यह है कि एडवाइजरी जारी कर दे, वो बोल दे कि आपको ये करना है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों के ऊपर ही बात होती है कि क्या हम वो करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि यह देश बहुत ही डाइवर्स देश है, ऐसे में लोगों की सोच भी अलग अलग होती है और मुझे तो अपनी लाइफ में ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आता जब ऐसा कुछ हुआ हो। अगर आप लोगों को याद आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और शायद आगे मैं उसके ऊपर कभी भी एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक था, ये कोई बहुत ऐसा तो नहीं था कि हमें पता नहीं था, क्योंकि आमतौर पर मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को वो चीज़ बताऊं जो शायद बहुत से लोगों को पता ना हो। पर क्योंकि बात सिर्फ 2 साल पुरानी है और हम सभी ने इसका अनुभव किया है, हम सभी ने इसको भोगा है, तो क्यों ना इसकी याद को तरोताज़ा किया जाए। क्योंकि इस कोरोना वायरस का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। पिछले साल भी हमने देखा कि फिर एक लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी थी। इस साल भी हमने देखा कि एक 10-15 दिन का लगभग ऐसा लॉकडाउन था जिसमें कि अननेसेसरी चीज़ों को बंद कर दिया गया था और फिर से वही गाइडलाइंस वगैरह आ गई थी। तो ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि एक बायो वारफेयर है जिसके अंदर एक जानबूझकर वायरस को छोड़ा गया है ये टेस्ट करने के लिए कि वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और धीरे धीरे इसके वेरिएंट्स आते ही रहेंगे जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारे लोग मर जाएं। क्योंकि देखिए, कोई भी बायोलॉजिकल वेपन ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता, क्योंकि इस तरीके की जो वायरसेस होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं करते। सोचिए कि चाइना ने एक वायरस छोड़ा और वो ये सोचे कि हाँ, चाइनीज लोग इससे बच जाए। इस तरीके की जेनेटिक मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। जब वायरस वो किल करेगा तो वो चाइनीज को भी किल करेगा, वो अमेरिकन को भी करेगा, वो इंडियंस को भी करेगा। तो अभी इसके धीरे धीरे वेरिएंट्स आते रहेंगे। उसमें यह है कि सभी को हिट करेगा, पर वो कितना लिथल होगा। तो हर साल हम देखेंगे कि अभी इसका ओमेगा, अभी डेल्टा, अभी ओमिक्रॉन और पता नहीं कौन कौन से वेरिएंट्स इसके आते रहेंगे। तो खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन हमें सचेत रहने की जरूरत है, थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है और बाकी डरने की जरूरत नहीं है। उस दौरान जब 400 लोग ही इससे संक्रमित थे तब ऐसा पैनिक फैला हुआ था, जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाया था मास हिस्टीरिया के ऊपर, तो उसी तरीके का मास हिस्टीरिया फैला हुआ था। पागलपन था कि लोग किसी की मदद नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो इन्फेक्ट ना हो जाए। उस चीज से हमें बचना है और एक पॉजिटिव तरीके से बिना डरे हमें इस चीज का सामना करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर इतिहास के पन्नों में से कोई एक ऐसा ही पन्ना निकालकर मैं एक वीडियो लेकर आप सबके सामने आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।